हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं आयनन एंथैल्पी के बारे में। आयनन एंथैल्पी क्या होता है, इसको ध्यान से समझा जाएगा। इससे पिछले वीडियो में हमने परमाणु त्रिज्या, आयनीय त्रिज्या के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज आपको समझाएंगे हम आयनन एंथैल्पी के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। आयनन एंथैल्पी तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति आयनन एंथैल्पी कही जाती है। ठीक है, तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालने की, अपने बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो मात्रात्मक प्रकृति होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति आयनन एंथैल्पी कही जाती है। तटस्थ अवस्था, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तटस्थ अवस्था में विलगित गैसीय परमाणु बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, अपने मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन है, और विलगित गैसीय परमाणु, परमाणु कैसा है, विलगित गैसीय परमाणु है। इसका मतलब उस पर दूसरे नाभिक का कोई प्रभाव नहीं है, दूसरे परमाणु का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, वो आइसोलेटेड गैसीय एटम है, इस पर दूसरे का प्रभाव नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट में विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आइसोलेटेड गैसियस एटम से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं, तत्व X। मान लीजिए कोई तत्व है X की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान प्रक्रम 3.1 में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा HI के बराबर होगा। ठीक है, यह कोई तत्व X है जो गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड गैसियस एटम के रूप में कोई तत्व X है। इसके बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब इससे बाहर निकलेगा तो इस पर एक प्लस आवेश आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी खर्च हुई है उसे प्रथम आयनन एंथैल्पी कहा जाता है, डेल्टा HI से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर प्रथम है तो डेल्टा HI1 कहा जाता है, द्वितीय है डेल्टा HI2 कहा जाता है। लेकिन नॉर्मल रूप से अगर आयनन एंथैल्पी की बात की जाए तो प्रथम आयनन एंथैल्पी ही माना जाता है। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी में आपने देखा कि तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति आयनन एंथैल्पी कही जाती है। तटस्थ अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्द में तत्व X की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान रासायनिक प्रक्रम में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा HI के बराबर होगा। आयनन एंथैल्पी को सामान्यतया किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आयनन एंथैल्पी को सामान्यतया किस में नापते हैं, किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है, किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है। सर्वाधिक शिथिलता से, ठीक है, सर्वाधिक शिथिलता से बंधे दूसरे इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए दी गई ऊर्जा को द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से शिथिलता से बंधा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसे द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहेंगे। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस एंथैल्पी का मान रासायनिक प्रक्रम 3.2 के संपन्न होने में प्रयुक्त ऊर्जा के बराबर होगी। जैसे प्रथम आयनन एंथैल्पी आप देख रहे हैं कि डेल्टा HI X जो है कोई तत्व है जो आइसोलेटेड गैसियस एटम के रूप में है,
इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, यह आयन बन जा रहा है X प्लस आयन। इससे जो एनर्जी खर्च हुई है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए उसे प्रथम आयन एंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा HI। ठीक है, अब जो है इस एटम में जो शिथिलता से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन हो उसको बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसे द्वितीय आयन एंथैल्पी कहेंगे। और कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको, तो यह आपका X प्लस गैस रूप में है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकल रहा है तो इस पर X2 प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यह था प्रथम आयन एंथैल्पी, द्वितीय आयन एंथैल्पी। द्वितीय आयन एंथैल्पी का मान अधिक होता है प्रथम आयन एंथैल्पी के। क्यों होता है, इसके कारण को हम लोग समझेंगे, आगे देखते हैं। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में, अलग करने में हमेशा ऊर्जा की जरूरत होती है। अतः आयन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करने में, चाहे वो प्रथम आयन एंथैल्पी हो या द्वितीय आयन एंथैल्पी हो, जब भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग किया जाएगा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आयन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होता है। तत्व के द्वितीय आयन एंथैल्पी का मान, तत्व के द्वितीय आयन एंथैल्पी का मान उसके प्रथम आयन एंथैल्पी से अधिक होता है। तत्व के द्वितीय आयन एंथैल्पी का मान उसके प्रथम आयन एंथैल्पी से अधिक होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धन आवेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को अलग करना कठिन होता है। उदासीन परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ही ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर परमाणु धनावेशित आयन है उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तत्व के द्वितीय आयन एंथैल्पी का मान उसके प्रथम आयन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना अधिक कठिन होता है। इसी प्रकार तृतीय आयन एंथैल्पी का मान जो होगा वह द्वितीय आयन एंथैल्पी के मान से अधिक होगा। ठीक है, अब तृतीय आयन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयन एंथैल्पी से अधिक होगा, क्योंकि अब जो है और मजबूती से इलेक्ट्रॉन को नाभिक पकड़ेगा, तो और अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आयन एंथैल्पी पद को यदि विनिर्दिष्ट स्पेशलाइज्ड नहीं किया गया, ठीक है, अगर आयन एंथैल्पी पद को स्पेशलाइज्ड नहीं किया गया है, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय यह शब्द यूज नहीं हुआ है, तो हम उसे प्रथम आयन एंथैल्पी समझेंगे। ठीक है, अगर द्वितीय आयन एंथैल्पी तृतीय आयन एंथैल्पी यह नहीं लिखा गया है, केवल आयन एंथैल्पी लिखा गया है, तो हमें उसे प्रथम आयन एंथैल्पी समझना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं आयन एंथैल्पी के बारे में। आपको बताया गया कि तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति जो है आयन एंथैल्पी कही जाती है। तलस्थ अवस्था में विलगित गैसीय परमाणु ग्राउंड स्टेट में आइसोलेटेड गैसियस एटम से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयन एंथैल्पी कहा जाता है। आयन एंथैल्पी को सामान्यतया किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक शिथिलता से बंधे दूसरे इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए दी गई ऊर्जा को द्वितीय आयन एंथैल्पी कहते हैं। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होता है। तत्व के द्वितीय आयन एंथैल्पी का मान उसके प्रथम आयन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को अलग करना, पृथक करना अधिक कठिन होता है। इसी प्रकार तृतीय आयन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयन एंथैल्पी के मान से अधिक होगा। आयन एंथैल्पी पद को यदि स्पेशलाइज्ड नहीं किया गया हो तो इसे प्रथम आयन एंथैल्पी समझना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाणु क्रमांक 60 तक
परमाणु क्रमांक 60 तक वाले तत्वों की प्रथम आयन एंथैल्पी का वक्र चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 60 तक वाले तत्वों की प्रथम आयन एंथैल्पी का जो ग्राफ है, वक्र है, उसको चित्र 3.5 में दिखाया गया है। ठीक है, ग्राफ में आवर्तिता असाधारण है। ग्राफ में जो आवर्तिता है वह क्या है? असाधारण है। आप भी देखें इस ग्राफ को। यह ग्राफ है परमाणु क्रमांक 1 से 60 तक के तत्वों का, जिसमें प्रथम आयन एंथैल्पी को मात्रात्मक रूप से परिवर्तन को दिखाया गया है। यह ग्राफ जो है आयन एंथैल्पी में आवर्तिता का असाधारण रूप है। आप देखें, यह आपका किलो जूल पर मोल में डेल्टा एच आई दिया गया है। वाई एच पे आयन एंथैल्पी को डेल्टा एच आई किलो जूल पर मोल में। परमाणु क्रमांक दिया गया है एक्स अक्ष पे 0 से, आप देख रहे हैं 60 तक इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, 0 से 2500 तक किलो जूल पर मोल के रूप में। तो 1 आपका हाइड्रोजन होता है, परमाणु क्रमांक 1। उसके बाद हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। ग्राफ से आप देख रहे हैं कि जो अक्रिय गैस हैं, जो वर्ग 18 में रखे गए हैं, जिनकी कक्षाएं कंप्लीट रूप से भरी हुई हैं, वे इस ग्राफ में सबसे ऊपर दिख रहे हैं। उनका आयन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक दिख रहा है। हीलियम का आयन एंथैल्पी आप देख रहे हैं सबसे अधिक दिख रहा है। अक्रिय गैस जो हैं, वर्ग 18 के जो तत्व हैं, उनका आयन एंथैल्पी सबसे अधिक होता है। जबकि जो क्षारीय धातु हैं, जैसे देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सबसे नीचे दिखाए गए हैं। तो जो क्षारीय धातुएं हैं उनकी आयन एंथैल्पी सबसे कम होती है। क्षारीय धातुओं की आयन एंथैल्पी सबसे कम होती है, इसीलिए इनकी अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। अक्रिय गैसों की आयन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है, इनकी अभिक्रियाशीलता नहीं होती है, न के बराबर होती है। ठीक है, तो ग्राफ से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि आयन एंथैल्पी का मान जो है वह अक्रिय गैसों का सबसे अधिक होता है, ग्राफ के टॉप पॉइंट पे होते हैं। और आयन एंथैल्पी का मान सबसे कम जो है क्षारीय धातुओं का होता है, ग्राफ के निचले पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा जो है उच्चिष्ट है, जो मैक्सिमा पॉइंट है, उच्चिष्ट पॉइंट है, उस पर उत्कृष्ट गैसें हैं जिनका पूर्ण रूप से क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन शेल है। जबकि जो निम्निष्ट पे हैं, मिनिमा पे हैं, वे क्षारीय धातुएं हैं। इन धातुओं के आयन एंथैल्पी का मान कम होता है। ठीक है, इस ग्राफ से आप देखें कि ग्राफ में आवर्तिता जो है असाधारण रूप से प्रदर्शित की गई है। इस चित्र से यह स्पष्ट है कि वक्र के उच्चिष्ट पर, वक्र के मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमा पर उत्कृष्ट गैसें हैं जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन कोष रखती हैं, क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन शेल रखती हैं, तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सी अस्थायी होते हैं। जबकि दूसरी ओर वक्र के निम्निष्ट पॉइंट पे, मिनिमा पे, क्षारीय धातुएं हैं तथा इन धातुओं की आयन एंथैल्पी का मान कम होता है। यही कारण है कि क्षारीय धातुएं जो हैं अतिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं तरफ बढ़ने पर तत्वों के प्रथम आयन एंथैल्पी के मानों में सामान्यतया वृद्धि होती है। आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, वर्ग 1 से वर्ग 18 की तरफ मूव करेंगे, तो प्रथम आयन एंथैल्पी के मानों में सामान्यतया वृद्धि होती है। लेकिन जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो उनके मानों में कमी आती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है द्वितीय आवर्तों के तत्वों और प्रथम वर्ग के क्षारीय धातुओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहां तक बता दिया गया था। फिर से देख लें, परमाणु क्रमांक 60 तक वाले तत्वों के प्रथम आयन एंथैल्पी का वक्र आपने देखा। ग्राफ में आवर्तिता असाधारण है।
इस चित्र से स्पष्ट है कि वक्र के उच्चिष्ट मैक्सिमा पर उत्कृष्ट गैसें हैं जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन कोष रखती हैं तथा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही अस्थायी हैं, जबकि दूसरी ओर वक्र के निम्नलिखित मिनिमा पर क्षारीय धातुएं स्थित हैं तथा इन धातुओं के आयन एंथैल्पी का मान कम होता है। यही कारण है कि क्षारीय धातुएं अति क्रियाशील होती हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं तरफ बढ़ने पर तत्वों के प्रथम आयन एंथैल्पी के मानों में सामान्यतया वृद्धि होती है। आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर तत्वों के प्रथम आयन एंथैल्पी के मानों में सामान्यतया वृद्धि होती है तथा जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तब उनके मानों में कमी आती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है द्वितीय आवर्त के तत्वों तथा प्रथम वर्ग के क्षारीय धातुओं में चित्र 3.6 क और 3.6 क में ख में स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है, तो आप देखें चित्र 3.6 क और ख, यह आपका फिगर है। चित्र 3.6 क जिसमें x अक्ष पे परमाणु क्रमांक को लिया गया है, y अक्ष पे आयन एंथैल्पी का मान लिया गया है डेल्टा एच आई किलो जूल पर मोल में। यह फिगर जो है, यह ग्राफ जो बनाया गया है वह द्वितीय आवर्त के तत्वों के प्रथम आयन एंथैल्पी के मान उन तत्वों के परमाणु क्रमांक का फलन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस ग्राफ में द्वितीय आवर्त के तत्वों के प्रथम आयन एंथैल्पी के मान उन तत्वों के परमाणु क्रमांक के फलन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं यह द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जबकि दूसरे आवर्त में लिथियम से लेकर नियान तक होते हैं। इस ग्राफ को आप ध्यान से समझें। जब हम द्वितीय आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात लिथियम से नियान की तरफ बढ़ते हैं, तो आप देखें आयन एंथैल्पी का मान जो है, अर्थात प्रथम आयन एंथैल्पी का मान जो है वह लिथियम का 520 है और बेरिलियम का 899 किलो जूल पर मोल है। तो लिथियम से बेरिलियम की तरफ हम बढ़ते हैं तो आयन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। ठीक है, आवर्त में हम बढ़ रहे हैं बाएं से दाएं तरफ, तो लिथियम से बेरिलियम की तरफ बढ़ने पर आयन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। लेकिन जब हम बेरिलियम से बोरान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आयन एंथैल्पी का मान घट जाता है 801 किलो जूल पर मोल। लिथियम से बेरिलियम तक बढ़ने पर आयन एंथैल्पी बढ़ रहा है, 520 से 899 हो गया। लेकिन जब बेरिलियम से आगे बोरान के पर पहुंचे तो बोरान पर आयन एंथैल्पी का मान घट के 801 हो गया, 899 से 801 किलो जूल पर मोल हो गया। फिर जो है आयन एंथैल्पी बढ़ना शुरू हुआ। बोरान से कार्बन बढ़ा, 1086 हुआ। कार्बन से नाइट्रोजन आप देख रहे हैं 1402 किलो जूल पर मोल है। उसके बाद फिर घट गया, 1402 से घटकर ऑक्सीजन में 1314 आ गया। फिर आयन एंथैल्पी बढ़ रहा है। फ्लोरीन जो है 1681 किलो जूल पर मोल और नियान का सबसे अधिक 2080 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि बेरिलियम से बोरान में ऐसा क्यों होता है कि आयन एंथैल्पी घट जाता है? बोरान का आयन एंथैल्पी क्यों कम है बेरिलियम से? ऑक्सीजन का आयन एंथैल्पी क्यों कम है नाइट्रोजन से? इस प्रश्न का आंसर कैसे मिलेगा? इस प्रश्न का आंसर अब आपको हम समझाएंगे कि क्यों जो है बोरान का आयन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होता है, ऑक्सीजन का आयन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम होता है। ठीक है, इसको अभी एक्सप्लेन किया जाएगा। यह था आपका आवर्त में। अब हम वर्ग में देखते हैं। यह ग्राफ आप देखें, एक वर्ग का दिया गया है। ठीक है, प्रथम वर्ग में आप देख रहे हैं लिथियम से सीजियम तक, लिथियम सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, फिर रुबिडियम सीजियम। इसमें आप देखें आयन एंथैल्पी का मान जो है वो घट रहा है। लिथियम से सोडियम आयन एंथैल्पी घट गया, 520 से 496 हो गया। सोडियम से पोटेशियम जो है घट गया, 496 से 419 हो गया। उसके बाद पोटेशियम से रुबिडियम 419 से 403 घट गया। रुबिडियम से सीजियम जो है घट के 403 से
74 किलो जूल पर मोल हो गया। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आयन एंथैल्पी का मान घट रहा है। यह आप ग्राफ देख रहे हैं क्षारीय धातुओं के प्रथम आयन एंथैल्पी का मान उनके परमाणु के फलन के रूप में। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है, उसको आपको समझाया जाएगा, तो ध्यान से आप समझिएगा। तो ग्राफ में जो भी परिवर्तन हमने आपको दिखाया उसके क्या कारण हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों तथा प्रथम वर्ग के क्षारीय धातुओं में क्रमशः चित्र क और ख में स्पष्ट रूप से आपने देखा कि परिवर्तन होता है उनमें। इसका कारण दो तथ्य हैं। इसका जो रीजन है, कारण है, इसके दो तथ्य हैं। पहला है नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण। पहला जो कारण है परिवर्तन का, यह है नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण। और दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होता है, प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, माइनस और माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होता है। यह दो तथ्य हैं, दो कारण हैं जिनके कारण यह परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तत्वों में क्रोडीय इलेक्ट्रॉन, जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, की स्थिति नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आ जाने के फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित या आवरित हो जाता है। ठीक है, तत्वों के जो क्रोडीय इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी कक्षाएं भरी होती हैं, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहर होते हैं। ठीक है, जैसे लिथियम का अगर लें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो 1s2 2s1 होगा, 1s2 2s1 होगा। तो जो 2s1 है वो बाहरी कक्षा है, संयोजी कोष है, और 1s2 जो है वह आपका कोरी इलेक्ट्रॉन है या कोर इलेक्ट्रॉन है। तो यह जो क्रोडी इलेक्ट्रॉन है 1s2 वाले, यह नाभिक के नजदीक हैं, यह नाभिक को चारों तरफ से घेर लेंगे, जिसे शील्डिंग कहा जाता है, स्क्रीन्ड कहा जाता है, परीक्षण प्रभाव कहा जाता है। इसके कारण जो है नाभिक का प्रभाव जो है बाहरी कक्षा पर नहीं हो पाएगा, उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा जितना अंदर की कक्षाओं पर डालेगा। ठीक है, तो तत्वों में क्रोडीय इलेक्ट्रॉनों की स्थिति नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आ जाने के फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित या आवरित हो जाता है। बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से शील्डेड, परिरक्षित या स्क्रीन्ड हो जाता है। इस प्रभाव को परीक्षण प्रभाव कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, आवरण प्रभाव स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आवरण प्रभाव के कारण, शील्डिंग इफेक्ट के कारण परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश नाभिक में उपस्थित वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम हो जाता है। ठीक है, इस शील्डिंग प्रभाव के कारण, आवरण प्रभाव के कारण परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक में उपस्थित वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम हो जाता है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कम हो जाता है। जैसे समझे ध्यान से, लिथियम का बाह्यतम 2s इलेक्ट्रॉन, लिथियम का बाह्यतम 2s इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसके आंतरिक 1s क्रोड इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवरण प्रभाव का अनुभव करता है, जिसके फलस्वरूप लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन वास्तविक +3 धनावेश से कम प्रभाव का धनावेश अनुभव करता है। ठीक है, तो इस तरह से शील्डिंग प्रभाव जो है पैदा हो जा रही है 1s2 के द्वारा। 2s1 जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा है वो उतना नाभिक के बल का अनुभव नहीं कर पा रहा है जितना पहला करता है। यह ऐसा क्यों है? शील्डिंग इफेक्ट के कारण, परीक्षण प्रभाव के कारण। तो लिथियम का बाह्यतम 2s इलेक्ट्रॉन
उसके आंतरिक 1s करोड़ इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवरण प्रभाव का अनुभव करता है। फलस्वरूप लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन वास्तविक +3 धनावेश से कम प्रभाव का धनावेश अनुभव करेगा। आवरण प्रभाव उस परिस्थिति में अधिक प्रभावी होता है जब आंतरिक कोश के कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, तो यह शील्डिंग इफेक्ट जो है उस समय ज्यादा प्रभावित कर देता है जब अंदर की कक्षाएं कंप्लीटली भरी होती हैं। आवरण प्रभाव उस परिस्थिति में अत्यधिक प्रभावी होता है जब आंतरिक कोश के कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इस प्रकार की स्थिति हम क्षारीय धातुओं में पाते हैं। क्षारीय धातुओं में अंदर के कोश भरे होते हैं लेकिन बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्षारीय धातुओं में पाते हैं कि एकाकी इलेक्ट्रॉन NS1 इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश है से पहले कोश में अर्थात 1s2 में उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। बाहरी कोश से पहले कोश में जो विन्यास होता है वो उत्कृष्ट गैस का विन्यास होता है। ठीक है, जब हम द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जब हम द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं तब क्रमशः इलेक्ट्रॉन जो है एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर के कक्षक में भरते हैं। जब आप द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है एक ही मुख्य ऊर्जा स्तर, एक ही मुख्य क्वांटम संख्या में भरते हैं तथा नाभिक पर आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाले गए आवरण प्रभाव में इतनी वृद्धि नहीं होती कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ते हुए आकर्षण को रोक सके, पूरित कर सके। ठीक है, तो जब हम द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं तब क्रमशः इलेक्ट्रॉन एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर के कक्षकों में भरते हैं तथा नाभिक पर आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा डाले गए आवरण प्रभाव में इतनी वृद्धि नहीं होती कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण को पूरित, ठीक है, कर सके। नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण को पूरित कर सके। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में देखिए ध्यान से, ऐसी परिस्थिति में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर डाला गया आकर्षण प्रभाव, ऐसी जब नया कोश नहीं बनेगा उसी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, नाभिक में आवेश का मान बढ़ता रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर डाला गया आकर्षण प्रभाव आवरण प्रभाव की तुलना में अधिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अधिक दृढ़ता से बढ़ जाता है तथा आवर्त में आगे बढ़ने पर तत्वों के आयन एंथैल्पी के मानों में वृद्धि होती है। ठीक है, यह रीजन दिया गया कि नया कोश नहीं बनेगा, वही कोश रहेगा। जैसे द्वितीय कोश है, द्वितीय कोश रहेगा। लिथियम से नियान की तरफ बढ़ेंगे तो कोश फिक्स हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उसी बाहरी कोश में आएंगे। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ नहीं रही है, जिससे आकर्षण बल जो होगा नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच बढ़ जाएगा और जिसके कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है अधिक दृढ़ता से नाभिक से बच जाएंगे और उनको बाहर निकालने में अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी। अर्थात आवर्त में आगे बढ़ने पर तत्वों के आयन एंथैल्पी के मानों में वृद्धि हो जाती है। वर्ग में जैसे जैसे आप नीचे आते हैं नए नए कक्षाएं बनने लगती हैं, नए नए कोश बनने लगते हैं। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर रहते हैं तथा आंतरिक इलेक्ट्रॉन के कारण नाभिक पर आवरण प्रभाव अधिक होता है। ऐसी दशा में वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर नाभिकीय आवेश की तुलना में आवरण प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
ठीक है। इस कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर नए नए कोष बने लगते हैं, जिसके कारण नाभिक जो है बाहरी कक्षा पर उतना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, क्योंकि अंदर की जो कक्षाएं होती हैं उसको रोकने का काम करती हैं, आवरण प्रभाव का काम करती हैं, और जिससे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर उतना बल नहीं पड़ पाता है, इसलिए उनको आसानी से निकाला जा सकता है। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आयन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। ठीक है, तो वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर रहते हैं तथा आंतरिक इलेक्ट्रॉन के कारण नाभिक पर आवरण प्रभाव अधिक होता है। ऐसी दशा में वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर नाभिकीय आवेश की तुलना में आवरण प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां चर्चा की जाएगी क्यों यह बढ़त और जो कमी हो रही है यह असमान हो रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।